बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी सर्जना पाठ में से अध्याय 11 बाजार दर्शन लेखक जैनेन्द्र कुमार पढ़ा रही हूँ। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु सन 1988 ईस्वी में। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से आत्मसात किया है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपथ कल्याणी, जयवर्धन और मुक्ति बोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजीब। उनके विचार प्रधान निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया था। ये जो निबंध है जो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा, ये निबंध है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है, यानी कि बेचने वाले के मन में भी और खरीदने वाले के मन में भी। ये सोचता है, बेचने वाला सोचता है मैंने तो बेच दिया और मैंने पैसा कमा लिया, और खरीदने वाला सोचता है कि ओहो मैंने तो बहुत अच्छा चीज़ खरीद ली है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दम प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। अर्थात इस निबंध में जैनेन्द्र कुमार ने ये बताया है कि बाजार दर्शन जो है वो बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा इसमें दर्शाई गई है कि कैसे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही खुश होते हैं, और इससे क्या होगा, अकारण आवश्यकता से अधिक चीज़ें खरीद के जब व्यक्ति ले जाता है तो वहाँ तो खुश हो रहा है कि हाँ मैंने ये बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, लेकिन बाद में जब वो उस पर मनन करता है, अरे मैंने इतना खर्च कर दिया, मेरी तो जेब हल्की हो गई, तब फिर उसको खिन्नता होती है, असंतोष होता है। और इसी तरह से बाजार में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, धन का दुरुपयोग है और दंभ हानिकारक है। बाजार दर्शन मैं इस पाठ में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको समझा देती हूँ इसमें क्या आया है। एक बार की बात, लेखक कहते हैं कि उनके मित्र हैं, वो बाजार गए, एक मामूली चीज़ लेने गए, और जब वो वापस लौटे तो उनके साथ में बहुत बड़ा बंडल था, मतलब थैले थे भरे हुए। तो लेखक ने उनसे पूछा ये क्या है, तो वो बोले ये जो साथ गई थी। तो साथ कौन थी? उनकी पत्नी। कहने का आशय ये है कि लेखक के मित्र के साथ उनकी पत्नी बाजार गई थी, और वो लेने तो एक छोटी सी चीज़, मामूली सी चीज़ लेने गए थे, लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उनके साथ में भरे हुए थैले थे, मतलब इतने बड़े बड़े बंडल थे, वो फालतू चीज़ें खरीद कर लेकर आ गए। तो इसमें क्या है कि पैसा पावर है। क्या बताया गया इस छोटी सी घटना में? पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वे खाक पावर है? पैसों को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यानी कि देखो, जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं इतना सारा सामान खरीद के ले जा रहा हूँ, मैं भर भर के थैले ले जा रहा हूँ, लोग देखेंगे ओहो उठा के चल रहा है, इसके पास कितना पैसा है, देखो ये बाजार से खरीदारी करके आया है, इसका मकान इतना बड़ा है, वो तो दिखता है कि हाँ इसके पास पैसा है। लेकिन जो बैंक में पैसा है वो तो दिखता नहीं है, वो तो बैंक के अंदर होता है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता इसके पास इतना पैसा है। लेकिन वो अपना पैसा कैसे दिखाना चाहते हैं? बड़ी बड़ी खरीदारी करके, ज़्यादा थैले भर के लाके, जो कि फालतू का सामान है, जो उसके उपयोग का नहीं है।
लेकिन कुछ लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और वे पैसा बहाते नहीं हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसों को जोड़ते जाते हैं, है ना। लेखक के मित्र बोले, बाजार है ही शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मतलब वो बेशर्मी होगा जो ना फंसेगा, यानी कि उन सब चीज़ों को देख के लोग फंसते हैं। लेखक कह रहे हैं बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! अर्थात बाजार जो है वो निमंत्रण देता है कि आओ मुझे लूटो, यानी कि खरीदो, जो मर्जी है, जो नहीं ज़रूरत है, जो इसकी आवश्यकता नहीं है वो भी चीज़ ले जाओ, क्योंकि वो अपने बाजार को सजा के रखते हैं। आजकल आप देखो इतने बड़े बड़े शोरूम होते हैं, मॉल होते हैं, वहाँ पे चीज़ें इतनी सजी रहती हैं, रंग बिरंगी उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, तो देखने में इतने सुंदर लगते हैं। जो भी वहाँ से उसके पास से निकलेगा देखते हुए वो उसको खरीदने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करेगा। वो पहले अपनी जेब को हाथ से टच करेगा कि हाँ ये मैं खरीद सकता हूँ, खरीद लेगा, चाहे उसकी ज़रूरत की ना हो। तो बाजार जो है वो आमंत्रित करता है, मूक रूप से वो आमंत्रित करता है कि आओ अपनी चाहना जगाओ, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ सीमित है। परिमित का मतलब सीमित, थोड़ा है, लेकिन ये जो बाजार है ये तो असीमित है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। मतलब कहने का ये है कि लेखक कह रहे हैं कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से जो घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है कौन? बाजार, जहाँ से बेफालतू की चीज़ें खरीद के लाते हैं। अब वो अपने एक और मित्र की बात बता रहे हैं कि दोपहर के पहले एक उनके मित्र बाजार गए और शाम को वापस आ गए। तो उन्होंने, लेखक ने पूछा कहाँ रहे? कि बाजार देखता रहा, उनके मित्र ने कहा। तो लेखक ने कहा बाजार क्यों देखते रहे, क्यों लाए नहीं कुछ भी? वो बोले हाँ, पर यह समझ ना आया कि क्या लूँ क्या छोड़ूं, सभी कुछ तो लेने को जी होता है। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, मतलब ज़रूरत की चीज़ छोड़ दो और जो चमक वाली चीज़ है वो खरीद लो। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना था चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक ना बहुत खूब, यानी कि मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहतों में घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, यानी कि गलत ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। यानी कि आपका क्या है कि आपने फालतू की चीज़ ले ली तो आपका नुकसान ही होगा। देखो बाजार में एक जादू है, वह जादू आंखों की तरह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यानी कि जेब में पैसा होगा तो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मन चाहे खाली हो तो भी भर लूँ, खरीद लूँ, ले आते हैं लोग खरीद खरीद के। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो वह बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा। फिर वह उसका मन किसकी सुनेगा? वो किसी की नहीं सुनेगा। मालूम होता है वो सोचेगा यह भी ले लूँ, वह भी ले लूँ, सभी सामान जरूरी है और सभी आराम को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि जो फैंसी चीज़ें हैं, जो दिखावटी चीज़ें हैं, बहुत आरामदायक, वो मदद नहीं देती हैं आराम में, बल्कि वो तो खलल डालती है आराम में। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाती है, आहा मैंने इतना सारा खरीद लिया, मैंने ये खरीदारी करी, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। अब लेखक के पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास का सरनाम है और वो खुद खूब लोकप्रिय हैं। यानी कि वो सिर्फ बाजार जाते हैं, चूरन बना के ले जाते हैं और सिर्फ 6 आने पैसे जब उनके जेब में आ जाते हैं तो वो जो बचा हुआ चूरन है वो भी यूं ही मुफ्त बच्चों में बांट देते हैं। कहीं व्यवसाय का
गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज बहुत ही माला माल होते, खूब कमा लेते। क्या कुछ उनके पास ना होता? लेकिन इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं कि वो 10 वर्षों से देख रहे हैं कि उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना तो उसे थोक वाले को देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी ऑर्डर भी नहीं लेते हैं, एडवांस में नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर निकलते हैं और देखते देखते जब 6 आने उनकी कमाई हो जाती है तो लोग चूर्ण लेने आते हैं, लेकिन वो उनसे पैसे नहीं लेते और वो मुफ्त में ही उनको बांट देते हैं। पर 6 आने पूरे होते ही भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। यानी कि भगत जी इतने संतोषी जीव थे, वो 6 आने में ही अपना काम चलाते थे। अब आप पैसे की व्यंग शक्ति भी सुनिए, पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा था, लेखक बोल रहे हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजों को कौनती कठिन व्यंग की लीखी आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विनम्रता मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। यानी कि लेखक को जब धूल उड़ाती हुई मोटर पास से निकली तो उनको मिट्टी मिट्टी हुई, तो उनको ऐसा लगा ओहो, इस गाड़ी वाले ने, कार वाले ने, मतलब मोटर वाले ने उन पर व्यंग किया है कि देखा मेरे पास मोटर है, तुम्हारे पास क्या है। अब लेखक ये सोचते हैं कि काश मैं भी किसी अच्छे पैसे वाले माँ बाप के घर पैदा होता जिनके यहाँ मोटर होती, तो मैं क्यों नहीं हुआ ऐसे घर में पैदा। इसका मतलब एक व्यंग ने, पैसे के व्यंग ने, उसकी व्यंग की शक्ति ने लेखक को अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ कर दिया कि भाई अपने उन्होंने माँ बाप को भी ये बोल दिया कि काश मैं ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। मतलब बाजार में सब लोग ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं, मैं फ़ायदा उठाऊं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाज़ारों में आदान प्रदान की बजाय क्या होने लगता है, शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ, लेकिन आपको इसको पूरा का पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा, वाचन करना पड़ेगा, और इसके शब्दार्थ भी एक बार देख लीजिए। असबाब मतलब समान, परिमित अर्थात सीमित, नाचीज अर्थात महत्वहीन, अकिंचर अर्थहीन, पशुपेश असमंजस, दरकार जरूरत, पेशगी अग्रिम, दारुण भयंकर, स्पृहा इच्छा। ये पाठ पूरा हुआ। अब आप इसको अच्छे से सुन लीजिए और याद करिए। धन्यवाद।